जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मोदी जी देश के बाहर गए हुए हैं। देश के संसद के अंदर जब इतना महत्वपूर्ण विषयों पर डिस्कशन हो रहा है, उन विषयों पर डिस्कशन हो रहा है जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही थी, और अगर ऐसा मान रही थी तो इस समय मोदी जी को खुल के संसद के अंदर खेलना चाहिए था और कहना चाहिए था एक अकेला सब पर भारी। क्योंकि जैसे पिछली बार 2019 के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले पुलवामा हुआ था, उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से इस बार पहलगांव घटना हुई। पुलवामा के अंदर भी आज तक नहीं पता चला कि आतंकवादी कहां से आए, कैसे आए, किसने आने दिया, आरडीएक्स कैसे आया, लोग हमारे देश के 40 जवान कैसे मारे गए। हमें किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका राजनीतिक फायदा उठा लिया, 2019 का चुनाव जीत लिया। शायद भारतीय जनता पार्टी को लगता था उससे उन्हें फायदा होगा, और वही पहलगांव के अंदर हुआ। वहां कोई रक्षा व्यवस्था नहीं थी, पर्यटक वहां गए, आए आतंकवादी, मार के भाग गए। अभी तक नहीं पता चला, गुमराह करने की कोशिश हुई, कुछ स्केचेस जारी किए गए, बाद में एनआईए ने कहा ये लोग वो नहीं थे, सारी चीजें हुई। तो इस समय मौका था भारतीय जनता पार्टी को, अगर लगता था कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो उतना ही सफल था जितना कथित रूप से पहले ऑपरेशन बालाकोट था। लेकिन मोदी जी विदेश चले गए। मोदी जी की आदत है और भारतीय जनता पार्टी की आदत है नैरेटिव को चेंज करना, और जब उन्हें लगा कि ऑपरेशन सिंदूर का वो फायदा नहीं हुआ जो कि पुलवामा के बाद हुआ था, तो उन्होंने नैरेटिव चेंज किया और एक मैसेज दिया नड्डा जी ने राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति को, जो संवैधानिक रूप से नड्डा जी से कई कदम ऊपर हैं, कि जो मैं कहूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा और जो बाकी लोग कहेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। एज इफ संवैधानिक संस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया था जेपी नड्डा जी ने, और संविधान को अपनी जेब में रख लिया था। खैर चलिए, धनखड़ साहब ने रिजाइन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि इसका रिएक्शन बहुत अच्छा होगा, ये बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन होगा और जनता इससे खुश हो जाएगी। लेकिन जनता में मैसेज ये चला गया कि क्या ये सरकार चाहती है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति सत्ता पक्ष के हिमायती बने, विपक्ष को बिल्कुल उससे बात न करें, उसको लिफ्ट न दें, उनको सम्मान न दें, और अगर किसी विपक्षी नेता से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लें तो उनके बाद इसके अलावा कोई विकल्प ना हो कि वो सत्ता को छोड़ दें और रिजाइन कर दें। तो ये तो लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है, ये तो संवैधानिक परंपरा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो अपने पद में बैठते हैं वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते, वो संवैधानिक पद है, और चुनाव तक कौन सी पार्टी समर्थन करती है, विरोध करती है, लेकिन उसके बाद वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हो जाते हैं। गवर्नर्स को भी होना चाहिए, उपराष्ट्रपति को भी होना चाहिए और राष्ट्रपति को भी होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति ने विपक्षी दलों को मौका देना शुरू किया, वो व्यवहार नहीं किया जो करते आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की आंख में चुभ गया। उन्होंने सोचा इसका फायदा होगा, लेकिन रिएक्शन इसका भी नेगेटिव हुआ। तो वो संसद जिसके अंदर मोदी जी को मौका था कि वो विपक्ष के सामने दहाड़ते, वो ब्रिटेन चले गए और ब्रिटेन के बाद मालदीव चले गए। अब एक नया नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चला रहे हैं। अगर आप लोग गोदी मीडिया देखते हैं, कल शाम को सारे गोदी मीडिया में केवल एक ही मुद्दा छाया हुआ था, और वो मुद्दा छाया हुआ था कि भारतवर्ष ने यूके से, ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका मतलब यह है नैरेटिव फिर चेंज करने का प्रयास हो रहा है, फिर यह दिखाने का प्रयास हो रहा है कि हालांकि हमारी सरकार अपने लोगों की जान बचाने में पहलगांव और पुलवामा में असमर्थ रही, और उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना संवैधानिक परंपराओं का हनन है, इसके बावजूद अब एक नया एंगल दिया गया कि मोदी जी ने देखिए वो कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है। और ये 3 साल से पेंडिंग था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
लेकिन देश की जनता को ये समझना चाहिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, इससे भारत के लोगों को फायदा होगा या भारत ने एक प्रकार से ब्रिटेन के फायदे के लिए एग्रीमेंट किया है, या ब्रिटेन ने हमको हमारा शोषण किया या हमने उनका शोषण किया। ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स में देखा जाता है। देखिए एक चीज तो बहुत समझ, और ये देश की जनता को समझना बहुत आवश्यक है, आर्थिक मुद्दों को भी समझना बहुत आवश्यक है, वरना हमारी अज्ञानता का या हमारे भोलेपन का या हमारे व्यस्त रहने के कारण सरकार कई बार हमको गुमराह कर देती है, जिसका गुमराह करने का प्रयास कल से शुरू हो गया और गोदी मीडिया ने एफटीए को एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताना शुरू कर दिया। पहली बात तो ये समझिए कि हमारे देश का जो डॉलर के कीमत है आज के तारीख में, वो इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई है जिसपे चिंता का ध्यान नहीं जा रहा, अर्थशास्त्रियों का ध्यान नहीं जा रहा। वो हो गया है 86.50, 86.50 रुपए का $1 है। जब मोदी जी देश की सत्ता में आए थे उस समय डॉलर की कीमत थी 62 रुपए, 62 रुपए से 86 रुपए 50 पैसे। इतनी ज्यादा गिरावट है जो देश की स्वतंत्रता के बाद कभी नहीं हुई। और आपको पता ही है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तो हाल आप देख लीजिए आज स्थिति क्या है, लेकिन उसमें मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। देखिए कुछ, और जब कहा जाए कि देखिए रुपया इतना कमजोर हुआ तो कहते हैं नहीं नहीं, डॉलर की तुलना में तो बाकी करेंसी भी तो कमजोर हुई है। यहां भी समझना बहुत आवश्यक है कि हमारी करेंसी का वीक होना और जापान, चीन या यूरो का कमजोर होने में अंतर है। देश के, विश्व के ज्यादातर देश ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं। भारत इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और हमारे इंपोर्ट का सबसे बड़ा भाग तेल होता है, क्रूड ऑयल। क्योंकि विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो क्रूड का उत्पादन करते हैं। पूरा अरब कंट्रीज में होता है उत्पादन, रूस में होता है, यूक्रेन में होता है, अमेरिका में होता है। ये तेल उत्पादक देश हैं, तो इनके यहां हमेशा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है। हमारे देश के अंदर क्योंकि तेल का उत्पादन केवल 20% है आवश्यकता का, तो हमारे यहाँ तेल का बहुत बड़ा आयात होता है। और जब कोई चीज आप आयात करते हैं तो आपकी करेंसी का वीक होना बहुत ज्यादा नुकसानदायक देश की अर्थव्यवस्था के लिए होता है। क्योंकि मान लीजिए आप $100 की कोई चीज इंपोर्ट करें, $100 की कोई चीज इंपोर्ट करें, तो पहले अगर रुपया आपका 80 रुपए का होता तो 8,000 रुपए देते, 86 रुपए का है तो 8,600 रुपए देंगे, 600 रुपए का नुकसान हो गया और डॉलर बाहर जाता है। जब आप चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो रुपया का कमजोर होना आपको फायदा करता है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करेंगे। आपने $100 की चीज एक्सपोर्ट की, 80 रुपए का था तो आपको 8,000 रुपए मिले, 86 का है तो आपको 8600 रुपए मिले। तो अगर एक्सपोर्ट देश का बढ़ता पिछले 11 साल के अंदर तो हमारा रुपया मजबूत होता, और अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे देश का रुपया कमजोर होगा। तो हम क्योंकि इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हमारे यहाँ आयात ज्यादा होता है, तो रुपए का कमजोर होना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक। अच्छा, आज की स्थिति में यूरोप की स्थिति क्या है, अमेरिका की स्थिति क्या है? उनके यहां, उनके लिए एक बहुत बड़ा कष्ट का कारण बन गया है कि उनकी करेंसी स्ट्रांग है, करेंसी स्ट्रांग है और वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो वो अपने एक्सपोर्ट को खोलना चाहते हैं। तो अगर वो अपने एक्सपोर्ट को ओरिएंटेड को खोलना चाहते हैं तो अमेरिका भी यही चाह रहा है कि उसके यहाँ जो ट्रेड बैरियर्स हैं दूसरे देश उसे कम कर दें और अपना माल वो जाके भारत जैसे देशों में ठूंस दे। यही यूरोप चाह रहा है, यही यूके चाह रहा है, यही चाइना चाह रहा है। खैर चाइना तो बहुत हद तक सफल हो भी गया। आपको पता ही होगा पिछले 11 साल के अंदर जो हमारा इंपोर्ट था चाइना से वो डबल हो गया, 11 साल में डबल हो गया, और जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 15% केवल बढ़ा। इसका मतलब चाइना पे हमारा निर्भरता बढ़ती चली जा रही है और चाइना हमारे मार्केट को डोमिनेट करता चला जा रहा है। तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन करने के बजाय अब उद्योगपति चाइना से माल मंगा के उसकी ट्रेडिंग करने में ज्यादा फायदा समझते, और यही यूके करना चाहता है, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसने किया।
ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यह है कि जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है भारत ने और यूके ने, उसको आप कम कर देंगे। अच्छा, ये आप कंपैरिजन कीजिए कि वो देशों को हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उत्पादन का मूल्य कम होगा, जिनका ऑटोमेशन ज्यादा है। जहां मैनुअल प्रोडक्शन होगा वहां पे कॉस्ट ज्यादा होगी। भाई एक मशीन से आप कोई चीज बनाएं, सस्ती पड़ेगी, मशीन बना देगी, और आदमी से बनवाएंगे तो आदमी मानी बात है कि उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी, इनका उसको सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से जो एमएसएमई हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है और बड़ी इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। चाइना में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, यूके में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, और हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑटोमेशन कम है, हमारे यहाँ मैनुअल प्रोडक्शन ज्यादा है। और मैनुअल प्रोडक्शन इसलिए ज्यादा होना आवश्यक है कि हमारे देश के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उनके यहाँ पॉपुलेशन नहीं है तो उनको ऑटोमेशन करना उनकी मजबूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूके से भारतवर्ष ने किया है और इसी प्रकार का चीन से करने की शुरुआत करने वाले हैं, और इसकी गंभीरता को समझना देशवासियों के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर ये करा चाइना से, तो चाइना अपना पूरा माल हिंदुस्तान के अंदर ठूंस देगा, और हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एमएसएमई है, छोटे उद्योग हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। और यही यूके के साथ होगा। आपको पता ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारतवर्ष के अंदर आई थी तो उन्होंने मैनचेस्टर की बनी हुई वहां के टेक्सटाइल को हिंदुस्तान के अंदर भर दिया था, और उसकी वजह से हिंदुस्तान की जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी चौपट हो गई थी। तो महात्मा गांधी को एक आंदोलन शुरू करना पड़ा था और विदेशी कपड़ों की होली जलानी पड़ी थी, दिवाली एक प्रकार से उनको जलाया गया था कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते थे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे कपड़े को और अपने देश बनाएंगे। हमारी स्वदेशी जो एक डिमांड थी स्वदेशी आंदोलन की और भारतीय जनता पार्टी की थी, उससे साथ बहुत बड़ा समझौता कर लिया मोदी जी ने यूके जाके। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यह है कि यूके, अमेरिका, चाइना सबको अनुमति दे दी है कि अपने भारतवर्ष के अंदर अपना माल ठूस दो और हमारे देश के अंदर प्रोड्यूसर चाहे खराब हो जाए। मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं गोदी मीडिया के माध्यम से इस चीज को, जो भारत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, उसको ये बता के कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो नैरेटिव है उसको बदलने का प्रयास करें, जो डिस्कशन है उसको बदलने का प्रयास करें। लेकिन देश की जनता को ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो हो रहा है, अच्छा ये भी आप देखिए, वहां से ब्रिटेन से मोदी जी निकल लिए और पहुंच गए मालदीव, जबकि मालदीव में जो उनका जिस चीज के लिए मोदी जी को इनवाइट किया गया है, चीफ गेस्ट बनाया गया, वो अभी 2 दिन के बाद है, और अभी जाके मोदी जी वहां पहुंच गए। वो भारतवर्ष वापस नहीं आना चाहते, जबकि भारतवर्ष से मालदीव की उड़ान है मोदी जी के हवाई जहाज से, वो 2.5 घंटे की है, और 8 घंटे की उड़ान जो है वो यूके से मालदीव की है। तो हिंदुस्तान आ सकते थे, संसद में भाग ले सकते थे और उसके बाद मालदीव जा सकते थे, लेकिन वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, पार्लियामेंट में ना आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर हो, धनखड़ जी का मामला हो, ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो, मोदी जी को लग रहा है हर जगह वो फंस गए हैं, इसलिए एक नया शगुफा छोड़ा गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से। और जनता को हाथ जोड़ की मेरी प्रार्थना है, मेरी बात को समझें, सुने, विश्लेषण करें। जो मैं कह रहा हूं बहुत गंभीर विषय है और देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है, और हमको पता चलेगा 6-8 महीने के बाद। लेकिन मोदी जी एक नया नैरेटिव चेंज करके, अगर ये भी नहीं चलेगा तो कोई और नई कहानी शुरू कर देंगे। लेकिन इस प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें हमको प्रश्रय की आवश्यकता है, जिसमें हमें प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, वरना ये विकसित देश हमारे देश के अंदर अपना माल ठूंसते जाएंगे। अब एक उदाहरण लीजिए कि जो सेब है वो हमारे देश में भी उत्पादन होता है, हिमाचल में भी होता है, कश्मीर में भी होता है, और अमेरिका में भी बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे देश के सेब उत्पादकों को थोड़ा बहुत फायदा इसलिए हो जाता है कि अमेरिका से आने वाले जो एप्पल्स हैं, जो सेब हैं, उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी है। अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, तो उनका सेब सस्ता हो जाएगा, वो देश में हमारे सेब भर देंगे और हमारे हिमाचल और कश्मीर के सेब उत्पादक बर्बाद हो जाएंगे। यही यूके के साथ होने वाला है। तो आपसे मेरा निवेदन है, आर्थिक मुद्दा है, थोड़ा जटिल मुद्दा है, लेकिन कृपा करके इसको समझने का प्रयास करें, और मोदी जी जैसे देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं वो न हो, और आप अपने राष्ट्रीय हित और अपने देश के हित के बारे में सही दिशा में सोच सकें। एसआईआर का
धनखड़ जी का, ऑपरेशन सिंदूर का, और अब ये एफटीए के मामले में जैसे गुमराह करने की कोशिश हो रही है, कृपा करके उस मायाजाल में न फंसे और मेरे वीडियो को सुनकर समझें कि ये राष्ट्रहित के बिल्कुल खिलाफ है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।